Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 6 लोकतंत्र व्यवस्था का संकट। और आज के हमारे टॉपिक्स जो है हमारे पास पहला आता है आपातकाल के सबक और दूसरा है आपातकाल के बाद की राजनीति। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि आपातकाल के परिणाम आखिर हमारे पास क्या क्या हुए थे जब आपातकाल की घोषणा हो चुकी थी, और दूसरा ये कि आपातकाल के दौरान कौन कौन से कार्य जो है वो परफॉर्म किए गए थे। आज हम पढ़ेंगे कि आपातकाल का आखिर सबक क्या हुआ और उसके बाद की राजनीति क्या क्या चीज़ें हुई। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में एक नोट्स के साथ थ्रू हिंदी नोट्स। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला हम टॉपिक मिलता है आपातकाल के सबक। तो देखिए आपातकाल का सबक हमारे पास सबसे पहले देखने को यही मिला कि भारत में लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत हो गया। जैसे कि आपने पढ़ा कि लोकतंत्र आपातकाल के परिणाम क्या क्या हुए, यानी कि जो हमारे व्यक्तियों के अधिकार थे, नागरिकों के अधिकार के, उनका निलंबन किया गया, उनको ख़त्म किया गया, और भी कई सारी डिसएडवांटेजेस हमारी परफॉर्म हुई थी। तो इसके बाद हमारे भारत का जो लोकतंत्र था उस पर ज़्यादा जोर दिया गया और वो और मजबूत किया गया। तो सेकेंड आता है हमारे पास कि आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई है। यानी जैसा कि मैंने बताया था कि आपातकाल के परिणाम में क्या हुआ था कि बेसिकली जितने भी हमारे नागरिकों के पास अधिकार थे उनका निलंबन कर दिया गया था, चाहे वो किसी तरीके के अधिकार हो, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या अलग अलग टाइप्स के अधिकार हो। तो बट आपातकाल के बाद हमें ये सबक मिला कि अदालतों ने व्यक्ति के नागरिकों के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाई ताकि ये सिचुएशन हमारी आगे क्रिएट ना हो सके, और साथ साथ इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन भी अस्तित्व में आए ताकि ये सिचुएशन आगे कभी हमें देखने को ना मिले। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट की 44 संविधान के अंदर, संविधान संशोधन में 1978 के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन किए गए। यानी कि जो 44 संविधान है हमारा उसको संशोधन किया गया 1978 में। इसके द्वारा संविधान में आपातकालीन के जो प्रावधान थे उसमें संशोधन किए गए थे। कुछ संशोधन उसमें से ये हैं कि पहला ये कि संविधान के आपातकाल में प्रावधान में आंतरिक अशांति के शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का नाम जोड़ा गया। ये आपको याद रखना, कम से कम एक दो नंबर के क्वेश्चन में आएगा ही आएगा कि जो संविधान में संशोधन किया गया था वो क्या थे। तो पहला ये था कि संविधान में आपातकाल के जो प्रावधान बने हुए हैं उसमें आंतरिक अशांति के शब्द पर अब हमें क्या जोड़ना है, शब्द सशस्त्र विद्रोह। इसका सेकंड आ जाइए, इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देंगे, मौलिक रूप में नहीं देंगे। और हमारे पास थर्ड और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है उन सब पॉइंट में से कि अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा इसमें संशोधन किया गया था। यानी कितनी भी भारत के अंदर कितनी ही परेशानियां आ जाए मगर नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी आपातकाल की सिचुएशन बने या ना बने। आपातकाल में थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाई थी, इसीलिए नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए कई सारे नागरिक संगठन अस्तित्व में आए कि अब हमें नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करनी है ताकि वो दोबारा से निलंबित ना हो सकें। तो इस तरीके से कई सारे काम जो थे वो परफॉर्म किए गए थे, और जो हमें सबक मिला था वो यही मिला था कि उसके द्वारा किसी भी नागरिक के ऊपर, कोई भी उनके अधिकारों के ऊपर कोई ऐसी परेशानी ना आए, या फिर जो आपातकाल परफॉर्म हो रहा है वो किसी मौखिक रूप से ना हो जाए, उनके लिखित दस्तावेज हों, दस्तखत हों। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस बनाया गया। तो ये कुछ संशोधन थे जो हमारे संविधान में किए गए थे और यही कुछ सबक थे। इसी के साथ हमारे इस टॉपिक का भी एंड होता है। सो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक यानी आपातकाल के बाद की राजनीति। जब आपातकाल परफॉर्म हो गया था, आपातकाल हो गया था, उसके बाद की राजनीति क्या क्या चीज़ हुई। तो देखिए जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में ये कि जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टी जितनी भी थी हमारी, उन्होंने एक जनता पार्टी का गठन किया। कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन, ये आपको याद रखना, बाबू जगजीवन राम बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेसी फॉर डेमोक्रेसी
कांग्रेसी फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया, जो बाद में जाकर जनता पार्टी में ही मिल गया था। ठीक है, ये याद रखना। विपक्ष में लोकतंत्र बचाओ के नारे से चुनाव लड़े गए, यानी कि एक तरह से ये बताया गया कि कांग्रेस अब ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़े थे विपक्ष के दलों ने। फिर 1977 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में 154 सीटें मिली और यहीं पर जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 330 सीटें मिली थी आपातकाल के बाद। ये थी आपातकाल के बाद की राजनीति, जिसमें जो विपक्ष दल था वो ज़्यादा उभर कर आया हमारे सामने। अलग अलग नारों के जरिए, अलग अलग संगठनों के जरिए, अलग अलग चीज़ों के जरिए उन्होंने अपने गठन बनाए और चुनाव जीते। तो ये 300 सीट हमारी किसको मिली थी? जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को, और कांग्रेस को सिर्फ लोकसभा में 154 सीटें ही प्राप्त हुई। हमारे पास ये पॉइंट्स आते हैं स्टूडेंट कि पहली बार जब ये सब चीज़ें हमारी परफॉर्म हुई तो पहली बार कांग्रेस पार्टी को 35% से कम प्रतिशत में चुनाव में वोट मिले थे। और इसके बाद आपातकाल का प्रभाव उत्तर भारत में अधिक होने के कारण, यानी जो आपातकाल लागू हुआ था उसका जो प्रभाव था वो उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इसी कारण से उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस को बिल्कुल ना के बराबर वोट मिले थे और वहाँ से बिल्कुल वो हार चुकी थी, उनका बिल्कुल पत्ता साफ हो गया था। और जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई, याद रखना आपको, जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तथा चरण सिंह और जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बने थे आपातकाल के बाद। ठीक है, और इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बचे हैं, उनकी तरफ मूव करते हैं, फिर फिनिश करते हैं। इस पॉइंट के अंदर हमने ये तो समझ लिया कि जनता पार्टी के आगे कौन कौन प्रधानमंत्री बने और कौन ही उप प्रधानमंत्री बने। अब इसके बाद ये आता है कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व व एक साझे कार्यक्रम के अभाव से ये सरकार जल्दी ही गिर गई। यानी कि इसके अंदर इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, उनके बीच में आखिरकार कोऑर्डिनेट ही नहीं हुआ, तो ये सरकार ज़्यादा चली नहीं और गिर पड़ी। और गिरने के बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट चुनाव हुए हमारे 1980 के, तो 1980 के जब चुनाव हुए तो उसमें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 353 सीटें हासिल कर विपक्षियों को करारी शिकस्त दी। यानी कि 353 सीटें हासिल करी, पिछली बार से भी कई ज़्यादा उन्होंने सीटें हासिल कर ली और कांग्रेस को विपक्षी दलों को शिकस्त दी और दोबारा वो सत्ता के अंदर आ गई। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इन्हीं पॉइंट्स के साथ हमारे इस टॉपिक का भी एंड होता है और आज की क्लास का भी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और पढ़ते हैं और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के। बेसिकली एक टॉपिक और बचा है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं और फिर मूव करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। थैंक यू।